हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ रोशनी। आज हम पढ़ने वाले हैं फंक्शनल एनालिसिस एमएससी थर्ड सेम के लिए। तो हम पढ़ने वाले हैं नॉन लीनियर स्पेस की फर्स्टली डेफिनेशन क्लियर करेंगे, फिर कन्वर्जेस कैसे होते हैं नॉन लीनियर स्पेस में, या हम उसको बताएंगे कि वो कंप्लीट कैसे होगा और कॉची सीक्वेंस कैसे होगा। हम वो बना के स्पेसेस भी इसके थ्रू देखेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हमको क्लियर करना होगा नॉन लीनियर स्पेस की डेफिनेशन। और यदि आपकी नॉन लीनियर स्पेस की डेफिनेशन क्लियर है तो आप कॉची सीक्वेंस, कंप्लीट और बना के स्पेस चारों जो हमारे इंक्लूडेड है कन्वर्जेंस उसी के अंदर, तो हम इसी को इंक्लूडेड कर लेंगे और हमारे लिए आसानी से क्लियर हो जाएंगे। उसके लिए आपको सबसे पहले नॉन लीनियर स्पेस की डेफिनेशन क्लियर करना होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारी नॉन लीनियर स्पेस की डेफिनेशन है, लेट एन बी अ कॉम्प्लेक्स और रियल। हमने एन को एक क्या लिया है, कॉम्प्लेक्स और रियल जो लीनियर स्पेस है वो लिया है। तो एन हमारा हो गया कॉम्प्लेक्स या रियल लीनियर स्पेस हुआ। एंड लेट नॉर्म, एक हमने नॉर्म जो है इसको नॉर्म कहा जाता है। तो ये नॉर्म को हमने क्या सपोज करा, एक फंक्शन सपोज करा। तो हमारा नॉर्म है एक फंक्शन। ये जो हमारा सिंबल्स है हम इसको नॉर्म, जनरली नॉर्म कहा जाता है। तो ये नॉर्म है, हमने इसको फंक्शन लिया। किसके किसके बीच में है ये, एन से आर के बीच में। मीन्स जो हमारे फंक्शन है एन और आर के बीच में क्या हो रही है, मैपिंग हो रही है। तो ये मैपिंग कैसे हो रही है, जो कॉम्प्लेक्स और रियल लीनियर स्पेस है इनके बीच में, और इनके बीच में फंक्शन क्या है, नॉर्म है। मीन्स ये नॉर्म है। नॉर्म यहाँ पे क्या है, एक फंक्शन है। तो हमने एक मैपिंग ले ली है एन और आर के बीच में, बट यहाँ पे फंक्शन हमारा एफ नहीं है, हमारा क्या है, नॉर्म फंक्शन है जो हमने एक फंक्शन के अकॉर्डिंगली लिया है। एन के बीच में, एन और से आर के बीच में जो हो रही है मैपिंग हो रही नॉर्म के थ्रू। तो हमने एक फंक्शन लिया है इसको, ये फ्रॉम एन इंटू आर है, सच दैट ये एलिमेंट ऐसे होंगे कि हम एन में किसको बिलोंग करवाएंगे, एक्स और वाई। जो डिफरेंट हमारे एक्स और वाई एलिमेंट्स है ये एन के हैं। फॉर ऑल जो हम करेंगे सभी एलिमेंट्स एन के लिए इसमें है एक्स और वाई। एंड ऑल अल्फा बिलोंग्स टू सी। ये आर, अभी हमने यहाँ सी किस लिए लिया है, कॉम्प्लेक्स नंबर को हम सी से शो करते हैं, और जो आर है वो रियल नंबर को शो करता है। आर मीन्स हो गया रियल नंबर, सी मतलब हो गया कॉम्प्लेक्स नंबर। क्योंकि बोथ हमको एन जो है वो कॉम्प्लेक्स और रियल दोनों के लिए स्पेसेस लेना है, तो हमको चार कंडीशंस को फॉलो करना होगा। नॉन लीनियर स्पेस जब भी बताना हो तो हम सिर्फ क्या करेंगे, चारों कंडीशंस को फुल अप या सेटिस्फाइड कराएंगे। यदि वो चारों कंडीशंस को फुल करेगा तो नॉन लीनियर स्पेस कहलाएगा कोई भी एलिमेंट। यदि तो हमने एक्स और वाई के अकॉर्डिंगली दो एलिमेंट लिए हैं, एन के हैं, तो सारे एलिमेंट्स में हम एक्स वाई बिलोंग्स टू एन लिखेंगे, सारे जो प्रॉपर्टीज उसमें। तो हमको चार प्रॉपर्टीज को फुलफिल करना पड़ेगा तभी नॉन लीनियर स्पेस कहलाएगा। इसलिए हमारी पहली प्रॉपर्टी स्टार्ट करते हैं। क्या है, तो हमारी पहली प्रॉपर्टी N1। आप इसको जनरली फर्स्ट नंबर भी दे सकते हो या N1, बोथ से शो कर सकते हो। मैंने यहाँ दोनों से शो करा है। आप इसको फर्स्टली N1 N2 या N3 N4 से भी शो करते हो, जो जनरली नॉर्मली हम कोई भी प्रॉपर्टीज के लिए शो करते हैं। एन इसलिए क्योंकि हमने क्या लिया है, एन एलिमेंट्स के लिए, इसलिए हमने एन से शो कर रहे हैं। आप इसको जो भी M1 M2 से भी दे सकते हैं, ग्रुप वगैरह में आप जिस टाइप से देते हो उस टाइप से इसको प्रॉपर्टीज में शो कर सकते हैं। तो हमने N1 सपोज किया है। N1 सच दैट नॉर्म ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल 0। पहली प्रॉपर्टी है हमारी कि जो हमारा एक्स का एलिमेंट है, एक्स किसका एलिमेंट है, एन का। एक्स और वाई बोथ एलिमेंट है एन के। तो यदि एक्स एलिमेंट है एन का तो नॉर्म ऑफ एक्स क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल 0 होना चाहिए। मतलब इसकी वैल्यू 0 से बड़ी ही होंगी या 0 के इक्वल होंगी, बट 0 से छोटी नहीं होंगी। तो हमारी पहली प्रॉपर्टी फुलफिल होंगी इससे कि नॉर्म ऑफ एक्स होना चाहिए उसकी वैल्यू 0 से बड़ी। अब सेकंड हमारा N2 है। N2 इस प्रकार है कि सच दैट नॉर्म ऑफ एक्स क्या होना चाहिए, यदि इंप्लीकेशन हो रहा है इसका, हम इफ एंड ओनली कंडीशन में देखते हैं। तो नॉर्म ऑफ एक्स है, यदि हमारा है 0 के इक्वल, तो एक्स क्या होगा, एक्स भी 0 के इक्वल होगा। मतलब ये तो बहुत कंडीशन को फॉलो करेगा। तो नॉर्म ऑफ एक्स यदि हम यहाँ 0 ले तो क्या होगा, हमारा एक्स भी 0 के इक्वल आएंगे। क्योंकि यदि सिंपली नॉर्म ऑफ एक्स 0 के इक्वल है तो एक्स तो 0 के इक्वल होंगे। इसलिए यदि नॉर्म ऑफ एक्स को हमको 0 बताना है तो दोनों कंडीशन में एक्स 0 होगा, या फिर नॉर्म ऑफ एक्स 0 है तो ये भी एक्स 0 होगा, और यदि एक्स 0 है तो नॉर्म ऑफ एक्स भी 0 होगा। मतलब बहुत इनवर्स में चलेंगी इफ एंड ओनली वाली कंडीशंस हो गई। अब N3 हमारा क्या है, N3 हमारा इस प्रकार है कि नॉर्म ऑफ एक्स वाई, एक्स प्लस वाई जो है ये नॉर्म है तो बोथ का, तो हमने दोनों एलिमेंट अब N3 से इंक्लूड करे हैं। तो नॉर्म ऑफ एक्स प्लस वाई को हम जो बनाएंगे तो हमारी क्या मैपिंग होंगी कि एक्स नॉर्म ऑफ एक्स प्लस वाई इज लेस देन आर इक्वल होगा नॉर्म ऑफ एक्स के प्लस नॉर्म ऑफ वाई के। ये अब नॉन लीनियर स्पेस में ये जो है हमारी थर्ड कंडीशन प्रॉपर्टीज जो हमको प्रूव कराना है वो है नॉर्म ऑफ एक्स और नॉर्म ऑफ वाई को सेपरेटली लेना है। मतलब जो हम इसका कलेक्शन जो लेंगे एक्स और वाई के एलिमेंट्स का वो कैसा होना चाहिए, सेपरेटली होना चाहिए। तो इसके लिए यदि इनर प्रोडक्ट स्पेस में हम देखें तो ये कंडीशन हमारी क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। यानी कि नॉर्म ऑफ एक्स प्लस वाई किसके इक्वल होगा, नॉर्म ऑफ एक्स प्लस नॉर्म ऑफ वाई के। बट यहाँ बात क्या हो रही है, नॉन लीनियर स्पेस की, इसलिए हम क्या करेंगे, नॉर्म ऑफ एक्स प्लस वाई किसके लेस देन आर इक्वल होगा, नॉर्म ऑफ एक्स प्लस नॉर्म ऑफ वाई के। तो हमारी क्या होगी, थर्ड प्रॉपर्टीज हो गई। अब हमने तीन प्रॉपर्टीज को देख चुकी है। यदि तीन प्रॉपर्टीज फॉलो करता है चौथी भी करेगा ही तो नॉन लीनियर स्पेस डेफिनेटली होगा। तो हमारी फोर्थ प्रॉपर्टीज है N4 सच दैट इस प्रकार है कि नॉर्म ऑफ अल्फा एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ अल्फा और नॉर्म ऑफ एक्स। अब यहाँ अल्फा में मॉड नॉर्म क्यों नहीं आया, मॉड क्यों आया है, क्यों, क्योंकि अल्फा हमने यहाँ पे स्केलर सपोज करा, और यदि कोई भी स्केलर
नॉर्म के अंदर नहीं रहता है, वो किसके अंदर सपोज करते हैं हम उसको, मॉड के अंदर। सो इंक्लूडली अंडर होगा, जो भी हम स्केलर लेंगे अल्फा बीटा तो वो किस स्टेप से होंगे, मॉड के, ना कि नॉर्म में। इसलिए नॉर्म ऑफ अल्फा एक्स में जब हम सेपरेट करेंगे एलिमेंट्स को तो क्या होना चाहिए, मॉड अल्फा होना चाहिए, ना कि नॉर्म है। तो नॉर्म ऑफ एक्स होगा क्योंकि एक्स एन का एलिमेंट है, बट अल्फा स्केलर इसलिए मॉड के अंदर होगा। यदि ये चारों प्रॉपर्टीज हमारी फुलफिल होती है तो हम क्या कहेंगे, एक एलिमेंट्स को जो हम एक्स और वाई कह रहे हैं ये नॉन लीनियर स्पेस कहलाएंगे, यदि चारों प्रॉपर्टीज को फॉलो करते हैं। तो ये जो फंक्शन है हमारा नॉर्म, हम जनरली इस फंक्शन को क्या कहेंगे, नॉर्म कहते हैं। इस फंक्शन को हम तो कहेंगे नॉर्म, बट जो पेयर बनेगा हमारा नॉर्म और एन का, जो हम ये पेयर बनाएंगे इसको हम क्या कहेंगे, नॉन लीनियर स्पेस कहेंगे। जनरली हम किसको, कॉम्प्लेक्स और रियल दोनों में बोथ नॉन लीनियर स्पेस कहलाएगा ये फंक्शन। ये पेयर को हम नॉन लीनियर कहेंगे और जो हमारा नॉर्म का फंक्शन है हम इसको कहेंगे नॉर्म, जिससे हम जनरली इसको शो कर रहे हैं। सो हमारी डेफिनेशन नॉन लीनियर स्पेस कितनी क्लियर होगी, तो हम इसके अकॉर्डिंगली कन्वर्जेंस, कॉची कन्वर्जेंस और बना के स्पेसेस और कंप्लीट की डेफिनेशन देख लेते हैं। सो इसके थ्रू हम कन्वर्जेंस कैसे करते हैं नॉन लीनियर में, सबसे पहले वो देखेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कन्वर्जेंस। सो हमारी नेक्स्ट डेफिनेशन है कि नॉन लीनियर स्पेस में कन्वर्जेंस कैसे होता है, कोई भी एलिमेंट या कोई भी हम जो इंक्लूडेड लेते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स वो कैसे होंगे। तो हमको सबसे पहले नॉन लीनियर स्पेस की डेफिनेशन क्लियर करना था, जो हम कर चुके हैं। तो हमारा, यदि हमने एलिमेंट पेयर लिया जैसा कि मैंने बताया, इसको हम नॉर्म कहेंगे और जो ये पेयर बनेगा इसको नॉन लीनियर स्पेस। तो हमको क्या दिया है, लेट एन और नॉन बी अ नॉन लीनियर स्पेस। ये बोथ क्या है, पेयर बना है जो नॉन लीनियर स्पेस है, जिसकी हम डेफिनेशन तुरंत अभी क्लियर कर चुके हैं जस्ट। देन तब क्या कंडीशन बनेगी, हमने इसको फर्स्ट पॉइंट भी दे सकते हैं आप, जब सेकंड पॉइंट हम बनाएंगे तो कॉशी को भी दे सकते हैं आप और कंप्लीट स्पेस की भी दे सकते हैं। तो एक सीक्वेंस हमने सपोज करा एक्स एन, ये फाइनाइट सीक्वेंस है क्योंकि हमको इसकी जो लिमिट दी है वो फाइनाइट है। मींस ये एन जो है हमारा फाइनाइट को शो करता है कि इसकी लिमिट क्या है, फाइनाइट है। यदि एक्स एन है, हम यहाँ पे एलिमेंट्स के थ्रू इसके लिख सकते हैं कि एन की वैल्यू हम कहाँ से कहाँ तक पुट कर रहे हैं, 1 to m, या हम जो भी सपोज करें एलिमेंट वो। तो ये क्या, एक सीक्वेंस है एक्स एन इन एन। एन के अंदर हमने एलिमेंट्स में एक सीक्वेंस लिया है, एक्स किस में बिलोंग कर रहा है, एन में, वो फाइनाइट है, एन की वैल्यू उसकी है, इसलिए हमने उसको एक्स एन करा। सो एक्स एन किसके अंदर, एन के अंदर। इस सेट टू बी कन्वर्ज, हम उसको क्या कहेंगे, कन्वर्ज कहेंगे। यदि जो एलिमेंट हमारा कन्वर्ज टू एन एलिमेंट, हम एक एलिमेंट को क्या कहेंगे, कन्वर्ज कहेंगे। और जो इसका हमने लिमिट पॉइंट लिया एक्स जीरो, मतलब ये स्टार्टिंग पॉइंट है एक्स जीरो, हम जिसको बिलोंग करा रहे हैं एन में, मतलब बोथ एलिमेंट्स किसके हैं, एन के ही। एक्स एन और जो एक्स जीरो है ये बोथ एलिमेंट है किसके, एन के। और एन के लिए हमने बोथ एलिमेंट्स लिए एक्स जीरो और एक्स एन, जो हमने एलिमेंट्स लिए हैं ये बोथ एन में बिलोंग करेंगे, हम बोथ एन के ही एलिमेंट है। तो जो एन के एलिमेंट है ये कैसे होना चाहिए, यदि गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो, इसको हम एप्सिलॉन कहेंगे यदि एप्सिलॉन क्या है, ग्रेटर देन है जीरो से, मतलब ये पॉजिटिव वैल्यू होंगी, जीरो से बड़ी होंगी वैल्यू तो पॉजिटिव होंगी। देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर, तो हमने यहाँ पे क्या लिया, यदि कन्वर्ज है और इसकी वैल्यू क्या है, पॉजिटिव इंटीजर एम जीरो की। यदि पॉजिटिव वैल्यू है तो क्यों, क्योंकि जीरो से क्या है, एप्सिलॉन की वैल्यू जीरो से बड़ी है, तो ये पॉजिटिव इंटीजर होंगी डेफिनेटली। तो हमने एक पॉजिटिव इंटीजर लिया है एम जीरो, इसको सपोज करा है, क्यों, क्योंकि हमकी एप्सिलॉन की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन है जीरो से। सो सच दैट स्टेप से बनेगा कि जो एन की वैल्यू होंगी, यानी कि हमने एलिमेंट लिया है एम जीरो, पॉजिटिव इंटीजर है, बट इसकी वैल्यू क्या होना चाहिए, जीरो से बड़ी होना चाहिए। सो हमने एन लिया है, एन ग्रेटर देन इक्वल है किसके, एम जीरो के, और एम हमारा पॉजिटिव इंटीजर है। सो हमने एन एलिमेंट लिया है, स्मॉल एन जो है वो कैपिटल एन का एलिमेंट है, क्योंकि हम जो एक्स एन बना रहे हैं सीक्वेंस वो एन में ही बिलोंग करता है। तो एक पॉजिटिव इंटीजर है एम जीरो, तो इसके प्रकार हम इसको बनाएंगे कि कैसे कन्वर्ज होगा। सो कन्वर्ज के लिए पहले एप्सिलॉन के हमको लेस देन बताना होगा। तो हमने एन सपोज करा, एलिमेंट क्या है, जो एन है वो ग्रेटर देन इक्वल है एम जीरो के। तो इस प्रकार बनेगा हमारा जो सिक्वेंस हम बनाएंगे लिमिट कन्वर्जेंस के लिए। सो नॉर्म ऑफ एक्स एक्स एन माइनस एक्स जीरो, नॉर्म में लेस देन होगा क्या, एप्सिलॉन की, क्योंकि एप्सिलॉन की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन जीरो है। फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो ही हमको गिवन कंडीशन होती है। या फिर जो हम एलिमेंट लेंगे एक्स जीरो और एक्स एन, ये बोथ क्या है, एंडिंग और स्टार्टिंग पॉइंट है लिमिट्स के, इन दोनों के बीच में हमको बोथ कन्वर्ज बताना है। सो ये दोनों एलिमेंट्स को ही हम स्टार्टिंग करेंगे। तो एक्स एन है माइनस एक्स जीरो क्या होगा, लेस देन होगा एप्सिलॉन के। ये हमारा हो गया, क्या हमने सेटिंग कर ली एप्सिलॉन के लिए। बट अब ये हमको कन्वर्जेस बनाना है कि जो एक्स एन है ये किस पे कन्वर्ज हो रहा है, एक्स जीरो पे, मतलब स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट क्या हो रहा है, एक दूसरे पे कन्वर्ज हो रहा है। मतलब एक्स एन कन्वर्ज हो रहा है मींस दैट एक्स एन कन्वर्ज हो रहा है एक्स जीरो पे। तो हम इसको किस प्रकार शो करेंगे और किस प्रकार लिखेंगे, नाउ इफ एक्स एन कन्वर्जेस टू एक्स जीरो, यदि एक्स एन कन्वर्ज हो रहा है एक्स जीरो पे तो हम उसको किस प्रकार लिखेंगे। सो वी हैव राइट, हम इसको इस प्रकार से लिखेंगे कि जो लिमिट है एन टेंस टू इनफाइनाइट, कब कन्वर्ज होगा, यदि लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट हो तभी कन्वर्ज होता है कोई भी एलिमेंट। सो यदि हमको एलिमेंट को कन्वर्ज बताना है तो मोस्टली हमको डिफिकल्टली बताना पड़ेगा कि लिमिट उसकी कहाँ पर हो, कन्वर्ज हो, लिमिट हो इनफाइनाइट।
यदि वो लिमिट किसी पर भी कोई भी लिमिट एंड यदि इनफाइनाइट पर टेंस्ड हो रही है तो कन्वर्ज कहलाता है। इसके लिए हमको इस स्टेप से इक्वेशंस बोथ बनाना पड़ेगा। सो लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट कन्वर्ज हो रही है एक्स एन इज इक्वल टू एक्स जीरो पर, तो ये कन्वर्ज की कंडीशन होती है कि यदि कोई भी लिमिट इनफाइनाइट पे कन्वर्ज हो रही है तो कन्वर्जेस कहलाता है। इस प्रकार से उसको हमको क्या कराना पड़ता है, टेस्ट कराना पड़ता है। यदि एन टेंस टू इनफाइनाइट है मतलब ये कन्वर्जेस की लिमिट हमारे को शो हो रही है। यदि एक्स एन और एक्स जीरो बोथ इक्वल है और लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट है मतलब कन्वर्जेंस हो गया। सो हम इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि एक्स एन किस पे कन्वर्ज हो रहा है, एक्स जीरो पे। यदि एक्स एन एक्स जीरो पे कन्वर्ज हो रहा है, यदि ये कंडीशन भी हमको दी है तो हम क्या बता देंगे, बोथ ये भी कंडीशन होगी कन्वर्ज की। दोनों कंडीशन पे आप 1 या 2 स्टार्टिंग कर सकते हैं, दोनों कंडीशन को नाम दे सकते हैं। तो यदि ये इक्वेशन के थ्रू आप देंगे तो हमको दोनों कंडीशन को फुलफिल कराना पड़ेगा। तो पहले कंडीशन भी हमारी अकॉर्डिंगली ट्रू है और सेकंड भी ट्रू है। यदि एक्स एन एक्स जीरो पे टेंस्ड है, ये भी कन्वर्जेंस की कंडीशन है। और यदि लिमिट आप इसको लिमिट के बिना लिमिट के लिखना चाहेंगे तो एक्स एन टेंस टू एक्स जीरो कहलाएगा। और यदि आप लिमिट के अकॉर्डिंगली इसको शो करते हैं, प्रूव करते हैं, तो लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट एक्स एन किसके इक्वल होना चाहिए, एक्स जीरो के। ये लिमिट के अकॉर्डिंगली कन्वर्जेंस की कंडीशन होती है और ये विदाउट लिमिट। सो हम लिमिट और बिना लिमिट वाली कंडीशन दोनों को अकॉर्डिंगली शो करेंगे, इसलिए हम इसको इस प्रकार से लिखेंगे। इसलिए आप दोनों कंडीशन को जरूर लिखिए ताकि जो हमको लिमिट है कन्वर्जेंस में उसमें बिल्कुल भी डिफिकल्टीज ना हो। इस प्रकार ये फॉलो हो रहा है कि क्या कंडीशन जो कन्वर्ज है। सो इट फॉलोज दैट एक्स एन एक्स जीरो पे टेंस्ड हो रहा है। तो हमारी क्या कंडीशन प्रूव हो गई है, कन्वर्ज की कंडीशन। यदि कोई एलिमेंट कन्वर्ज होता है किस पर, नॉन लीनियर स्पेस में, तो वो कैसे होगा, टेंस्ड होगा, यानी कि इसकी लिमिट कन्वर्ज होगी। यदि कन्वर्ज है और टेंस्ड हो रहा है तो कन्वर्ज होना डेफिनेटली प्रॉपरली डेफिनेटली तय है। तो यदि इफ एंड ओनली इफ कंडीशन में बताए कि एक्स एन है, यदि एक्स जीरो पे टेंस्ड हो रहा है तो क्या कंडीशन होगी, यही कि नॉर्म ऑफ एक्स एन माइनस एक्स जीरो टेंस्ड होंगे जीरो पे। और ये जीरो पे टेंस्ड क्यों हो रहा है, क्योंकि जो इनकी लिमिट है एन टेंस टू इनफाइनाइट हो रही है, इसलिए जीरो पे कन्वर्स हो रहा है। तो ये कन्वर्स की कंडीशन है, एक्स एन जब एक्स जीरो पे हो तो यदि और यदि ये जीरो पे कन्वर्स होंगे तभी एक्स एन एक्स जीरो पे कन्वर्ज होगा। और यदि ये जीरो के कन्वर्ज है तो ये कंडीशन है, यदि एक्स एन एक्स जीरो पे कन्वर्ज हो रहा है मतलब जो इनका नॉर्म है वो जीरो पे टेंस्ड हो रहा होगा। सो हमने यहाँ पे कन्वर्ज नॉर्म लीनियर देखा। अब इसके बाद हम इसका सेकंड पॉइंट भी दे सकते हैं। आप कॉची सीक्वेंस जो इसकी डेफिनेशन है, या आप सेपरेटली कॉची सीक्वेंस भी डेफिनेशन पढ़ सकते हैं यदि आप सेकंड पॉइंट इसको ना देना चाहे तो। अब जो कॉची सीक्वेंस की डेफिनेशन आप इसको सेकंड पॉइंट भी दे सकते हैं, क्योंकि कन्वर्जेंस के लिए कॉची सीक्वेंस और कंप्लीट दोनों की डेफिनेशन यूज होंगी, तो आप कंप्लीट को थर्ड पॉइंट भी दे सकते हैं। इसलिए हम कॉची सीक्वेंस की डेफिनेशन देखेंगे। तो हम एक सीक्वेंस को कॉची कब कहेंगे, अ सीक्वेंस एक्स एन इन एन। एक सीक्वेंस क्या है, एन। एक सीक्वेंस एक्स एन है यदि हम उसके अंदर एन है। एक सीक्वेंस क्यों है एन, क्योंकि हमने इसको क्या करा है, एलिमेंट्स को बिलोंग कराया। ये एक्स एन किसके एलिमेंट्स है, एन का, और एन के अंदर ही हमने बिलोंग कराया एक्स और वाई को। तो यदि ये इसके अंदर है, जो बोथ एलिमेंट्स है वो एन के ही हैं, इसलिए हमने सीक्वेंस क्या लिया, एक्स एन लिया। तो सीक्वेंस एक्स एन को हम इस टाइप से भी शो कर सकते हैं, एक्स एन, और आप करली कोष्टक और इस टाइप से भी हम जो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग वाले सिंबल्स यूज करते हैं उस टाइप से भी इसको शो कर सकते हैं। तो एक सीक्वेंस एक्स एन, इसलिए हमने इसको क्या कहा है, सीक्वेंस, क्योंकि ये एन के अंदर है। इस कॉल्ड अ कॉची सीक्वेंस। यदि इसको कॉची सीक्वेंस कहे तो हमको जो गिवन कंडीशन है वो क्या होना चाहिए कि एप्सिलॉन की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। और यदि एप्सिलॉन की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है तो हमको उसके बाद में देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर एम जीरो। हमने एक पॉजिटिव इंटीजर लिया है, मतलब इसकी वैल्यू भी जीरो के ग्रेटर देन ही होगी क्योंकि पॉजिटिव है। सो हम एप्सिलॉन से ही पता करेंगे कि जो हमारे इंटीजर्स होंगे वो कैसे होंगे। सो यहाँ से हमको दिख रहा है, सी हो रहा है कि जो एप्सिलॉन है उसकी वैल्यू जीरो है तो पॉजिटिव इंटीजर एम जीरो होगा, और यदि पॉजिटिव है तो इसकी वैल्यू जीरो से ग्रेटर देन है, बोथ कंडीशन। सो सच दैट ये क्या बनेगा, हमारे एलिमेंट एम एन जो है वो ग्रेटर देन इक्वल होगा एम जीरो के। तो हम इस टाइप से कंडीशन बना सकते हैं कि नॉर्म ऑफ एक्स एन माइनस एक्स जीरो क्या होंगे, लेस देन होंगे एप्सिलॉन के। ये कंडीशन हमने कन्वर्ज के लिए देखी थी कि यदि बोथ क्या है, जो जीरो पे कन्वर्ज हो रहे हैं तो ये लिमिट क्या कहलाती है, हमारी कन्वर्जेंस कहलाती है। और यदि लिमिट एक्स एन, यदि लिमिट एक्स एन जो हमारी है यहाँ पर यदि एन टेंस टू इनफाइनाइट कर दे हम तो किसके इक्वल होंगे, एक्स जीरो के। ये कंडीशन बोथ हो गई हमारी कि दोनों कन्वर्ज की होगी। तो ये सेम कंडीशन में हमने एम और एन क्या लिए, दो एलिमेंट। सो यदि एम एन क्या है, ग्रेटर देन इक्वल एम जीरो के, तो हमारी कंडीशन बन जाएगी नॉर्म ऑफ एक्स एन माइनस एक्स जीरो किसके इक्वल होंगे, लेस देन एप्सिलॉन। ये यदि ये कंडीशन आई तो हमको क्या है, ये कॉची सीक्वेंस की यहाँ से डेफिनेशन क्लियर हो जाएगी कि हमने एक सीक्वेंस एक्स एन लिया, हम उसको कॉची कहेंगे यदि एप्सिलॉन क्या हो, ग्रेटर देन जीरो के, और वहां पे पॉजिटिव इंटीजर एम जीरो भी होना चाहिए। तो एम जीरो के स्टेप से सेट करना है कि जो एम जीरो है वो किससे लेस देन आर इक्वल होगा, वो लेस देन आर इक्वल होगा एम और एन से, मतलब एम एन क्या होंगी, इनकी वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल होंगी एम जीरो के। और यदि वैल्यू इक्वल है तो एक्स एन और एक्स जीरो कैसे होंगे, लेस देन होंगे एप्सिलॉन से। ये कंडीशन हमारी कॉची सीक्वेंस की होगी। तो यहाँ पे कॉची सीक्वेंस की डेफिनेशन क्लियर होगी। अब हम कंप्लीट की डेफिनेशन देख लेते हैं। कोई भी नॉन लीनियर स्पेस कंप्लीट तब कहलाता है जब वो क्या कंडीशंस को फॉलो करे। तो इसके लिए हमको कंप्लीट के लिए पहले कॉची सीक्वेंस देखना पड़ेगा, डेफिनेशन जो हम देख चुके हैं। सो हम कंप्लीट की स्टार्ट करते हैं। एक नॉन लीनियर स्पेस, एक नॉन लीनियर स्पेस एन को हम क्या कहेंगे, कंप्लीट कहेंगे। इफ एंड ओनली इफ एवरी कॉची सीक्वेंस इन है,
प्रत्येक कॉची सीक्वेंस जो n का होगा, जिसके जस्ट पहले हमने कॉची सीक्वेंस देखा है xn क्या होगा यदि प्रत्येक कॉची सीक्वेंस n में है, इस कन्वर्जेंट मतलब उसको लिमिट जो हमारी कन्वर्जेंस की होती है, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट क्या होना चाहिए x0, ये क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, हमारी कन्वर्जेंट होना चाहिए। यदि कन्वर्जेंट है दैट इज, तब हम क्या कंडीशन बताएंगे सभी कॉची सीक्वेंस के लिए, फॉर ईच कॉची सीक्वेंस, सभी कॉची सीक्वेंस के लिए, प्रत्येक कॉची सीक्वेंस के लिए xn n में होना चाहिए। यदि xn n में है उसके बाद हम क्या बताना पड़ेगा कि यहाँ पर एक एलिमेंट लेंगे x0, ये भी फर्स्टली एलिमेंट है, स्टार्टिंग एलिमेंट जो है इनका x0 और xn बोथ किसके एलिमेंट है n के, तो यदि x0 क्या है n में है तो वो इस प्रकार होना चाहिए कि xn किस पे टेंस्ड होना चाहिए x0 पे। यदि xn x0 पे टेंस्ड हो रहा है तो ये कंप्लीट कहलाएगा। ये हमारी डेफिनेशन होगी और हमको कन्वर्जेंट के लिए ये देखना था। और यदि नॉर्म ऑफ जो हमारा xn माइनस x0 है ये लेस देन है एप्सिलॉन के, तो ये कॉची सीक्वेंस की डेफिनेशन हो गई कि यदि कॉची सीक्वेंस है, नॉर्म ऑफ xn x0 है, बोथ एलिमेंट किसके m0 जो पॉजिटिव इंटीजर लिया था हमने वो mn क्या होना चाहिए, वो लेस देन आर इक्वल होना चाहिए इसके एलिमेंट्स के। तो ये हमारी होगी कॉची सीक्वेंस की, बोथ कंडीशंस होगी कॉची की, और ये हमारी कन्वर्जेंट के लिए होगी कि नॉन लीनियर स्पेस में होंगे, और ये होगी हमारी कंप्लीट की। अब हम तीन डेफिनेशन को क्लियर कर चुके हैं, कन्वर्जेंस होगा नॉन लीनियर में, और कॉची सीक्वेंस के स्टेप से होगा, और कंप्लीट होगा। अब इसके अब कंप्लीट की डेफिनेशन यदि क्लियर होगी तब हम बना के स्पेस की डेफिनेशन को भी क्लियर कर लेते हैं। एक नॉन लीनियर स्पेस कब कंप्लीट कहलाता है और कब बनाक होता है, तो हमने कंप्लीट और नॉन लीनियर जो देखे थे डेफिनेशंस में हमको क्लियर होना चाहिए। तो हमारी स्टार्ट है बनाक डेफिनेशन जो बनाक स्पेस की है, अ नॉन लीनियर स्पेस विच इज कंप्लीट। एक नॉन लीनियर स्पेस यदि कंप्लीट है तो क्या मैट्रिक स्पेस के अकॉर्डिंगली यदि कंप्लीट है तो नॉन लीनियर स्पेस हमको क्या बताएगा, बनाक स्पेस को शो करेगा। सो इस टाइप से हमको इसकी डेफिनेशन क्लियर करना है कि एक नॉन लीनियर स्पेस को हम कंप्लीट है, यदि वो कंप्लीट को फॉलो कर रहा है, कंप्लीट है, तो बनाक स्पेस किस टाइप से कंप्लीट होना चाहिए, वो मैट्रिक स्पेसेस में। यदि मैट्रिक स्पेसेस जो हम डी पढ़ते हैं dxy जो मैट्रिक स्पेसेस में हम पढ़ते हैं, दूरी की समस्या हम जिसको कहते हैं, यदि वो उस टाइप से क्या है कंप्लीट है तो हम उसको क्या कहेंगे, बनाक स्पेस कहेंगे। और जनरली हम इसको सिंपली बी स्पेस भी कह सकते हैं। इसको किस टाइप से शो किया जाता है, यदि x और y सपोज हम करें एक नॉन लीनियर स्पेस n, जहां पर n नॉन लीनियर स्पेस है, इसके एलिमेंट है x और y, हम इसको बना कहेंगे तो क्या होगा हमारे bxy, हम इसको बनाक स्पेस कहेंगे। यदि x और y हमको नॉन लीनियर स्पेस दिए तो हमको bxy को बनाक स्पेस बोलना है। इसी पे एक बेस्ड थ्योरम भी होती है, यदि x और y नॉन लीनियर स्पेस दिए है तो bxy शो करिए कि शो दैट bxy इज आल्सो नॉन लीनियर स्पेस, या बनाक स्पेस। यदि एक्स वाई नॉन लीनियर स्पेस है तो बी एक्स वाई को हमको बनाक स्पेस शो करना पड़ता है, या सिंपली बी स्पेस शो करना पड़ता है। सो बनाक स्पेस की डेफिनेशन के लिए सबसे पहले आपको कंप्लीट की डेफिनेशन क्लियर होना चाहिए। यदि आप कंप्लीट की डेफिनेशन है तो बस कंप्लीट यदि मैट्रिक है स्पेस तो बनाक स्पेस कहलाता है, यदि कंप्लीट होगा ही तो बनाक स्पेस होगा। यहाँ पर हमने तीनों डेफिनेशन को क्लियर कर लिया है कि कन्वर्जेंस नॉन लीनियर स्पेस में होगा, कॉची सीक्वेंस होगा, और किस टाइप से कंप्लीट और बनाक स्पेसेस होगा। यदि आपको इतने डेफिनेशंस क्लियर है तो आप थ्योरम आसानी से सॉल्व कर सकते हो, उसको प्रूव कर सकते हो आसानी से। इसलिए आपको सबसे पहले डेफिनेशन क्लियर होना चाहिए। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।